गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम बैक टू अश्विनीज इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम टाइम एंड टेंस के पार्ट थर्ड को करने वाले हैं। टाइम एंड टेंस रिवीजन करके हमने इससे पहले 25 सेंटेंसेस डिस्कस किए हुए हैं, अब उससे आगे के सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। आप अपने पेन और रजिस्टर्स लेकर बैठ जाइएगा, नोट्स प्रिपेयर करते रहना। और मैं ये बात सोचते हुए आगे के सेंटेंसेस कर रहा हूँ कि इससे पहले जो कुछ आपको टाइम एंड टेंस में पढ़ाया गया उस सबको आपने अच्छे से रिवाइज किया हुआ है ना। चलिए, तो सेंटेंस नंबर 26 की बात कर रहे हैं। हैड द अपॉर्चुनिटी बीन गिवन, अगर अवसर दिया गया होता, अगर अवसर दिया गया होता, यहां पैसिव वॉइस हो गया है ये। टू हिम, उसको, ही विल हैव। देखिए यहां हैड को देखकर मालूम होता है कि बातें पास्ट की हैं। अगर इस तरह से हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट हो, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट हो, तो इसके साथ जो दूसरी वाली क्लॉज होती है उसमें ध्यान रखिएगा, ऑलवेज वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। और ऐसे सेंटेंस में बाद में फुल स्टॉप होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं, ठीक है ना। वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। या आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हैड जो कि पास्ट टाइम को शो करता है, उसके साथ फ्यूचर को शो करने वाली वर्ब आ ही नहीं सकती है। पास्ट के साथ में फ्यूचर का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। हैड पास्ट को शो करता है, विल फ्यूचर को शो करता है, हैड के साथ में पास्ट के साथ में फ्यूचर हो ही नहीं सकता है, तो यहां पर आपको वुड को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद सेंटेंस नंबर 27 की बात करेंगे। सेंटेंसेस उनको समझ में आएंगे जिन्होंने पहले वाली वीडियोज को ठीक से देखा हुआ है, नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं और उनको रिवीजन किया हुआ है। बीच में से कोई स्टूडेंट्स मेरी क्लास को देखना स्टार्ट ना करें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी देखें वो स्टार्टिंग से क्लास नंबर 1 से ही आप देखना स्टार्ट करें। सिंस मोस्ट ऑफ द अर्बन पीपल हैव बीन लिव्ड, देखिए यहाँ हैव बीन लिव्ड यहाँ पर दिया हुआ है, इट मींस पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। पैसिव वॉइस में आपको बाद में पढ़ाऊंगा क्या होता है। फिलहाल इसका मीनिंग है हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर दी हुई है तो इट मींस एक्शन हो चुका है। हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आपको गिवन हो तो इसका मतलब होता है कि एक्शन हो चुका है। हैज हैव के साथ में बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस को शो करती है। पैसिव वॉइस का मतलब होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे पीपल के बारे में बात कर रहे हैं, उनको कुछ किया जा चुका है, तो इसका मीनिंग आया पीपल को रहा जा चुका है। जबकि पीपल ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको रहा जा चुका हो, पीपल रहते हैं ऐसा तो कहा जा सकता है। तो यहां पर पैसिव वॉइस को जो यूज किया गया ना वो इनकरेक्ट किया गया है। सिंस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अर्बन पीपल, यहां पर जनरल इंफॉर्मेशन आएगा, लिव LIVE। सिंस मोस्ट ऑफ द अर्बन पीपल लिव, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अर्बन पीपल शहर के ज्यादातर लोग रहते हैं इन पॉल्यूटेड एरियाज, प्रदूषित क्षेत्रों में, इसीलिए दे सफर फ्रॉम सीवियर डिजीज, वो गंभीर बीमारियों से पीड़ित होते हैं, कॉज्ड बाय पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के द्वारा कॉज की गई। तो यहां पर ना इस सेंटेंस की टोन को देखकर मालूम होता है कि वी आर गिविंग जनरल इंफॉर्मेशन। व्हेनेवर वी पास जनरल इंफॉर्मेशन वी डोंट यूज हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। जनरल इंफॉर्मेशन पास करने के लिए वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ओनली। दैट्स वाई हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म को यूज करना इनकरेक्ट होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाएगा। प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड जनरल इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं। ओके, यू कैन से कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ES, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम किसको कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, ठीक है ना, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब एस और ES को यूज किया जाता है उसको। प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस लिए यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है जनरल इंफॉर्मेशन देने के लिए, प्रेजेंट की जनरल इंफॉर्मेशन देने के लिए, वर्तमान के समय की सच्ची बातें, सामान्य बातें बताने के लिए। नेक्स्ट 28 है एक्चुअली, ये नंबर इनके चेंज हो गए हैं। इट इज अ मिस्ट्री, यह एक रहस्य है। हाउ सम पीपल कैन फोरटेल, हाउ किस तरह से, सम पीपल सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई है। हाउ इन दोनों को जोड़ने के लिए फंक्शन कर रहा है कंजंक्शन का, ठीक है ना। एक क्लॉज ये हो गया इट इज अ मिस्ट्री, एक क्लॉज ये हो गया सम पीपल कैन फोरटेल। तो दोनों क्लॉजेज को जो जोड़ने का फंक्शन करता है उसको हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि अगर सेंटेंस, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड हु, whom, which, how, why,
इस तरह के क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में यूज होते हैं, नोट कर लेना आप, सेंटेंस के बीच में यूज होने पर ये कंजंक्शन का फंक्शन करते हैं, कंजंक्शन का फंक्शन करते हैं। ठीक है, चलिए। तो इट्स अ मिस्ट्री हाउ सम पीपल कैन फोरटेल फ्यूचर इवेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ होरोस्कोप। ठीक है ना, ये एक रहस्य है कि कुछ लोग फ्यूचर इवेंट्स को, फ्यूचर भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को पहले ही कैसे बता सकते हैं। फॉर मीन्स पहले, टेल मीन्स बताना। करेक्ट है सेंटेंस, कोई चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट, कुछ बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि फ्यूचर इवेंट्स आ गया है तो फोरटेल नहीं कहना चाहिए। तो फोरटेल नहीं कहना चाहिए तो क्या कहना चाहिए, है ना। तो यहां वो बुक्स में जो एक्सप्लेनेशन है वो इनकरेक्ट है। चलिए 28 की बात करेंगे। हाउ वेल, कितने अच्छे ढंग से। हाउ का मीनिंग सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए तो कई बार कितना भी होता है। हाउ मीन्स कितना, वेल मीन्स अच्छे ढंग से। हाउ वेल अ पर्सन कंप्लीट्स हिज ओन असाइनमेंट्स, कोई पर्सन कितने अच्छे ढंग से अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करता है। प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस दिया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। डिपेंडेड, ये बात डिपेंड करती थी। जब हम जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं प्रेजेंट की, तो ये बात डिपेंड करती थी पास्ट में कि अभी भी डिपेंड करती है, अभी भी डिपेंड करती है ना। तो दैट्स वाई यहां पर ना डिपेंडेड नहीं कहेंगे, डिपेंड्स कहना होगा। अगर हम जनरल इंफॉर्मेशन देने की बात कर रहे हैं तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, न कि पास्ट को। यहां पर एक फैक्ट बोल रहे हैं, हाउ वेल अ पर्सन कंप्लीट्स हिज ओन असाइनमेंट्स, कोई व्यक्ति अपने असाइनमेंट को कितने अच्छे ढंग से कंप्लीट करता है, डिपेंड्स अपॉन हिज स्किल, उसके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। सामान्य बातचीत बता रहे हैं तो प्रेजेंट टाइम की वर्ब को यूज करना चाहिए। यहां वन मोर पॉइंट टू बी नोटेड इज आफ्टर डिपेंड वी यूज अपॉन और ऑन, बोथ ऑफ द prepositions कैन बी यूज्ड आफ्टर डिपेंड। ओके, कुछ ऐसे वर्ड्स विद preposition को आपको फोकस रखना चाहिए। नेक्स्ट 30, द बॉस टोल्ड, टोल्ड को देखकर मालूम हो रहा है बात पास्ट की है। द बॉस टोल्ड सेक्रेटरी दैट, दैट आपका क्या हुआ, कंजंक्शन, दैट जोड़ने का फंक्शन कर रहा है। और हमें मालूम है कि अगर दैट कंजंक्शन का फंक्शन कर रहा है तो दैट से पहले भी सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड्स होते हैं और दैट के बाद भी सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड्स होते हैं। तो जो पहले वाली क्लॉज होती है उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं या मेन क्लॉज कहते हैं, ठीक है ना। और जो कंजंक्शन के बाद वाली क्लॉज होती है उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, ठीक है ना। अब एक पॉइंट होता है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज में पास्ट टेंस का यूज किया जाए तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी पास्ट का यूज होता है। नोट कर लीजिएगा आप इसको वीडियो को पॉज करके। इफ प्रिंसिपल क्लॉज इज इन द पास्ट टेंस, कॉमा, सबऑर्डिनेट क्लॉज शुड आल्सो बी इन द पास्ट टेंस। यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होती है, यानी कि घटना ही टोटल पास्ट की बताई जा रही है। The boss told his secretary that she was a lazy girl and that she has, देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर दो वर्ब पास्ट में हो तो थर्ड वर्ब भी पास्ट में होगी, और अगर दो वर्ड प्रेजेंट में हो तो थर्ड वर्ब भी प्रेजेंट में होगी, ठीक है ना। तो यहां टोल्ड पास्ट की फॉर्म है, वॉज पास्ट की फॉर्म है, तो यहां पर भी पास्ट की फॉर्म आएगी। तो यहां पर आपको हैज नहीं हैड यूज करना होगा। ओके, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है ना। यस, नेक्स्ट 30, ये सेंटेंस फिर वही आ गया, हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दूसरे वाली क्लॉज में क्या आता है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। वेरी गुड। हैड वी नोन दैट, अगर हमें मालूम होता। ऐसे सेंटेंस में जब सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं होता और हेड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो तो इस हेड का मतलब इफ होता है, ठीक है ना। हैड वी नोन दैट, अगर हमें मालूम होता कि देयर वॉज अ कैच इन द ऑफर, कि इस ऑफर में फंसने वाली कोई बात है, तो वी वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड इट, तो हमने इसको एक्सेप्ट ना किया होता। एक क्लॉज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, दूसरे वाले क्लॉज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मीनिंग होता है बशर्ते की, इसके बाद में दैट गिवन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्रोवाइडेड बशर्ते की, यानी कि शर्त यह है कि प्रोवाइडेड यू प्रॉमिस, अगर आप प्रॉमिस करते हो मी, मुझसे, नॉट टू रिपीट दिस, इसको रिपीट न करने का, अगर आप वायदा करें कि इस बात को आप दोहराओगे नहीं,
तो आई शैल नॉट अलाउ यू टू टेक इट अप, तो मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा इसको उठा लेने का, इसको यूज कर लेने का। देखिए अगर कोई पर्सन किसी से प्रॉमिस करे कि भाई मैं इस काम को दोबारा नहीं करूंगा, तो उसको कुछ करने की अनुमति मिलेगी कि अनुमति हटा दी जाएगी? अनुमति मिलेगी। तो यहां पर ना ये नॉट को सुपरफ्लुअस, नॉट को जो ना इनकरेक्ट वे में यूज किया हुआ है, यहां पर नॉट नहीं होना चाहिए। अब आप इसका मीनिंग पढ़कर देख लेना, सेंस बिल्कुल अच्छी निकलेगी। नेक्स्ट, वी आर अवेयर दैट, दैट आपका क्या हुआ? कंजंक्शन। यस, क्यों? क्योंकि इससे पहले सब्जेक्ट वर्ब आ चुका है। कंजंक्शन से पहले सब्जेक्ट वर्ब आ गया तो इस ऐसी क्लॉज को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज, है ना। और कंजंक्शन के बाद वाली क्लॉज को हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये सब चीजें मैंने आपको अनेकों बार बता दी हैं, बस लर्न उसको रहेंगी जो रिवाइज करता रहेगा। एक एक वर्ड मेरे द्वारा बोला गया जो भी स्टूडेंट नोट करेगा वो सबसे ज्यादा सीखेगा, ठीक है ना। अगर कोई स्टूडेंट्स बीच में से ही क्लास देखने की कोशिश करता है तो उसको ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा, उसको स्टार्टिंग से ही क्लास देखनी चाहिए। 33, वी वुड हैव अकम्पनीड यू, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। ओके, मेन क्लोज में आ गया, वी वुड हैव अकम्पनीड यू टू द पिकनिक स्पॉट इफ यू। इफ वाली क्लॉज में मैंने आपको पढ़ाया है क्या नहीं आता है? इफ वाली क्लॉज में न तो आपका आता है विल, नहीं आता है वुड, है ना। देखिएगा, इफ वाली क्लॉज में विल, वुड और वुड हैव कभी भी पूरी जिंदगी में आपको यूज नहीं करना है। शर्त वाली क्लॉज में और टाइम वाली क्लॉज में भी, टाइम और कंडीशन वाली क्लॉज में पूरी जिंदगी में विल, वुड और वुड हैव को यूज नहीं करना है। नोट कर लेना अलग से, टाइम और कंडीशन क्लॉज में फ्यूचर को यूज नहीं करते हैं, फ्यूचर का रेफरेंस नहीं होता है। ओके, वी वुड, तो यहां पर जो इफ वाली क्लॉज में आपको वुड दिया हुआ है इसी पार्ट में एरर है। वुड हैव पहले आ चुका है तो यहां पर इफ वाली क्लॉज में क्या आना चाहिए था? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलिए, दो द ट्राइबल्स हैड पुअर, हैड यहां पर अकेली वर्ब है, इसके बाद में कोई दूसरी वर्ब तो नहीं है। जब भी हैड अकेली वर्ब हो, जब भी हैव की कोई भी फॉर्म, हैव की फॉर्म का मतलब है तीनों में से कुछ भी हो सकता है, हैज, हैव, हैज, है ना, ये हैव की फॉर्म होती है। अगर कभी भी ये मेन वर्ब हो, क्या हो? मेन वर्ब। अगर हैव मेन वर्ब हो तो इसके बाद में कोई नाउन आता है। अगर हैव है आपका मेन वर्ब, क्योंकि हैव अगर मेन वर्ब है तो इसका मीनिंग होगा के पास में होना है, रखना। जैसे मैं कहूं आई हैव 2 मोबाइल्स, मेरे पास 2 मोबाइल हैं, ठीक है ना। तो अगर हैव का मीनिंग पास में रखना है तो किसी के पास में कोई ना कोई चीज होती है, और जो चीज होती है वो नाउन होता है, ठीक है ना। अब अगर हैड के साथ में आपको नाउन दिया हुआ नहीं है तो वो वहां पर एरर है, हैड नहीं, शायद कोई और वर्ड आना चाहिए, ठीक है ना। हैड के साथ में यानी कि टू हैव के साथ मैंने आपको पढ़ाया कि कोई नाउन आना चाहिए, और जो टू बी की फॉर्म होती है इज आर एम वाजवर, टू बी की फॉर्म होती है इज आर एम वाजवर, उनके साथ में जनरली क्या आता है? एडजेक्टिव आता है, ऐसा मैंने पढ़ाया हुआ है। हैव के साथ में नाउन, है ना, और टू बी के साथ में एडजेक्टिव। ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं, आप इनको नोट कर लेना फिर से। जिसका पेन जितना ज्यादा चलता है वो उतना ज्यादा सीखता है। वर्ब टू बी अगर मेन वर्ब है तो उसके बाद एडजेक्टिव आएगा। वर्ब टू हैव, हैज, हैव, हैड मेन वर्ब है तो उसके बाद में नाउन आएगा। दो द ट्राइबल्स हैड पुअर, यहां पर क्या गिवन है हमें? एडजेक्टिव। कैसे थे? गरीब थे। तो होने की बात बता रहे हैं, वो आदिवासी लोग कैसे थे, होना, होने की बात बता रहे हैं, तो यहां पर हैड नहीं वर आएगा, पास्ट की बातें हैं। तो दो द ट्राइबल्स वर पुअर, यद्यपि आदिवासी लोग गरीब थे, तो भी के लिए यहां पर कोमा आना चाहिए था जो कि दिया नहीं है, वो टाइपिंग एरर होती हैं। तो भी दे डोनेटेड अ ह्यूज सम टू सेटिंग अप अ हॉस्पिटल, तो भी उन्होंने डोनेट कर दिया, है ना, डोनेट कर दिए एक बड़ी धनराशि को, किस लिए? एक अस्पताल बनाने के लिए। नेक्स्ट, द शॉपकीपर टोल्ड मी दैट, शॉपकीपर ने मुझे बताया कि, देखिए दैट कंजंक्शन है, इसका मतलब है ये जो क्लोज है आपकी ये प्रिंसिपल क्लोज है, मेन क्लोज है ना। अब एक बात मैं यहीं पर आपको बता देता हूं कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो, यहां पर टोल्ड दिया हुआ है ना, पास्ट टेंस में हो, तो इसके बाद वाली जो क्लॉज होती है ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो भी पास्ट में होनी चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं, दैट द ग्लासेस वर ब्रोकन, कि ग्लास टूटे हुए थे।
कोई शॉपकीपर किसी को बताएगा क्या कि ग्लास टूटे हुए थे? अनलेस दे वर वेल पैक्ड, अनलेस का मतलब है यदि नहीं, यदि वे ठीक से पैक ना हो, यदि वे ठीक से ना हो तो ग्लास टूटे हुए थे कि ग्लास टूट जाएंगे? ग्लास टूट जाएंगे ऐसा कोई बताएगा? तो यहां पर जो उसने कहा ना ग्लास टूटे हुए थे, यहां पर एरर है ना, यहां पर कोई दूसरी वर्ब होनी चाहिए। अब देखो ऑफलाइन क्लास में तो इस पॉइंट को मैं ना बोर्ड पर अच्छे से लिखकर आपको समझा सकता था, 2-4-10 मिनट इसमें दे सकता था कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे है, कोई और स्ट्रक्चर कैसे आएगा। फिलहाल मैं शॉर्ट में ही आपको बता पाऊंगा कि यहां पर शॉपकीपर कह रहा है कि ग्लास टूट जाएंगे अगर वो ठीक से पैक नहीं होंगे। तो टूट जाएंगे के लिए शॉपकीपर बोलेगा द ग्लासेस विल ब्रेक, है ना। अब बातें पास्ट की हैं तो विल का पास्ट वुड लिखना पड़ेगा, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा दैट द ग्लासेस वुड ब्रेक, ठीक है ना। इस पार्ट में आपका एरर है, राइट आंसर होगा वुड ब्रेक, ठीक है ना। ज्यादा डिटेल में मैं अभी आपको सिखा नहीं सकता हूं यहां पर। इफ यू आर नॉट डूइंग वेल, यदि, एक बात फिर बताता हूं कि अगर उस सेंटेंस को लेकर आपको टेंशन हो कि नहीं हम सीख सकते हैं सर, आप हमें बता दो, तो फिर आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको डिटेल बता दूंगा उसका। लेकिन आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस मस्ट है ना, थोड़ा सा बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। स्टार्टिंग से ही आप पढ़ रहे हो, सारे नोट्स आपके गो थ्रू हों, जो भी मैंने पढ़ाया अब तक वो आपकी उंगलियों पर होना चाहिए। इफ यू आर नॉट डूइंग वेल इन योर एग्जामिनेशन, वन थिंग यू कैन डू वॉज टू स्टडी हार्डर। देखिए क्या है, इफ यू आर नॉट डूइंग वेल इन योर एग्जामिनेशन, अगर आप अपने एग्जामिनेशन को अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो वन थिंग यू कैन डू, तो एक काम जो आप कर सकते हो, वॉज वो था। देखिए यहां पर टाइम एग्जामिनर बदल देता है, आप एग्जामिनर की चाल को समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर एग्जामिनर ने सेंटेंस स्टार्ट किया है प्रेजेंट टाइम से, इज आर एम गिवन है, और आगे चलते चलते उसने टाइम बदल दिया। जब भी एग्जामिनर ऐसे टाइम बदल दे तो बदले हुए टाइम में ही एरर होती है। एग्जामिनर स्टेटमेंट कोई इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है, जनरल इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है प्रेजेंट टाइम में, आगे जाते जाते उसने टाइम बदल दिया, वॉज का यूज कर दिया, इसी पार्ट में एरर है, ठीक है ना। आप इसका सेंस निकालने की कोशिश करना, क्योंकि कम टाइम में मुझे ज़्यादा एक्सरसाइज करानी होती है तो मैं उतने ज़्यादा डिटेल में नहीं बोल पाता हूँ, ठीक है ना। कभी कठिन से सेंटेंसेस लंबे डिस्कशन की 1-1.5-2 घंटे की वीडियो बनाऊंगा, अगर आप कहोगे मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप में से 20 स्टूडेंट्स ने कमेंट करके मुझे कहा ना कि सर टेंस की फुल डिटेल में टफ से टफ सेंटेंसेस की वीडियो हमें बना कर दो, चाहे वो 2 या 2.5 घंटे की क्यों ना बने, हम देखेंगे, तो बिल्कुल निश्चित रूप से मैं टेंस की सुपर एक वीडियो आपको बना के दूंगा। सोनम केम टू द मीटिंग मच लेटर, सोनम मीटिंग में आई, पास्ट है, सेकेंड फॉर्म रखिए, कम की सेकेंड फॉर्म केम होती है। मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट ये एक तो स्पेलिंग एरर हो गई, ये ऐसे लिखी जानी है EXPECT, जितना कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जितना मैं एक्सपेक्ट करता था। भाई केम को देखकर मालूम हो रहा है कि बात पास्ट में है, सेकंड फॉर्म दे रखी है कम की। जब पहली वाली फॉर्म पास्ट में है तो उसके बाद वाली फॉर्म भी पास्ट में आनी चाहिए, तो यहां पर हो जाएगा एक्सपेक्टेड, जितना मैं एक्सपेक्ट करता था उससे ज्यादा देरी से आई, ठीक है ना। एक वर्ब पास्ट में है तो दूसरी वर्ब भी पास्ट में आनी चाहिए। नेक्स्ट, द कैप्टन वॉज एंग्री व्हेन ही फाउंड, कैप्टन एंग्री था, एक केवल इंफॉर्मेशन दिया कैप्टन एंग्री था, तो यहां तक की बात समाप्त हो जाए। अगर सेंटेंस एंग्री पर ही फुल स्टॉप लगा दिया जाए तो ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन इस सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए हमने व्हेन को यूज किया। जब हम किसी सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए कोई इस तरह से वर्ड यूज कर लेते हैं, कोई क्वेश्चन वर्ड या दैट वगैरह, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। कंजंक्शन के बाद जो होती है वो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, आश्रित उपवाक्य होता है, उसको हम डिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं, सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लोज। और कंजंक्शन से पहले प्रिंसिपल क्लॉज होती है, और बेसिक हमने पढ़ा हुआ है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में होता है। आप नोट कर सकते हैं इस पॉइंट को, यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में होता है। इफ प्रिंसिपल क्लॉज इज इन द पास्ट, द सबऑर्डिनेट शुड आल्सो बी इन द पास्ट। सो इस पॉइंट को फॉलो करते हुए यहां पर वॉज गिवन है पास्ट को शो करने के लिए, फाउंड फिर से पास्ट को शो करने वाला है, और फिर प्रेजेंट है। मैंने आपको सो मेनी टाइम्स बताया है कि अगर पहले 2 वर्ब पास्ट में आ रखी हो तो तीसरी वर्ब भी पास्ट में होनी चाहिए, लेकिन अगर प्रेजेंट में आ गई है, फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो वो गलत होगा, वहां पर सेकंड फॉर्म ही आना चाहिए, तो आर नहीं आएगा, वर आएगा। ओके, नेक्स्ट, ऑल द क्वेश्चन, देखिए ऑल को देखकर मालूम हो रहा है कि क्वेश्चन जो है ना वो एक से ज्यादा होंगे, तो इसमें एस भी आना चाहिए था, टाइपिंग एरर है। ऑल द क्वेश्चंस होगा, ऑल द क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन काउंटेबल नाउन है। जब आप काउंटेबल नाउन लिखते हो ना ऑल के बाद में या सम के बाद में, सम, ऑल, मैनी,
फ्यू नोट कर लेना, सेवरल, बोथ, ठीक है ना, प्लस प्लूरल नाउन, प्लस प्लूरल नाउन, इनके बाद में काउंटेबल नाउन आएगा तो प्लूरल आएगा, लिख लेना प्लूरल काउंटेबल नाउन। ओके, अच्छा जो मैंने अभी आपको लिखाए थे इनको हम डिटर्मिनर कहते हैं। डिटर्मिनर का मतलब है मात्रा या संख्या की को निश्चित करने वाले शब्द, नाउन की मात्रा या संख्या को निश्चित करने वाले शब्द। नेक्स्ट, ओके अभी तो यही पढ़ रहे थे। ऑल द क्वेश्चंस आर बीन रिटन, आर बीन कभी नहीं होता है इजारम के साथ में। देखो आर और बीन, बीन भी वर्ब टू बी की ही तो फॉर्म है, वर्ब टू बी की फॉर्म होती हैं इज आर एम प्रेजेंट टाइम के लिए, वॉज वर्ब पास्ट टाइम के लिए, और बीन होते हैं बिना किसी टाइम के लिए, इनका टाइम से कोई संबंध नहीं होता। तो यहां आर बी की फॉर्म है, बीन बी की फॉर्म है, जो गलत है। देखिए जब भी आप बीन को यूज करते हो ना, इस बीन का यूज अलग से ही आप नोट कर लीजिएगा। बीन को यूज करते हैं हैज, हैव, हैड के साथ, हैड, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे यूज किया जाता है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, देखिए यहां दिया हुआ है और बीन है, तो इससे पहले हैज, हैव, हैड होगा पक्का, हैज, हैव, हैड होगा या विल हैव होगा, ऐसा ही स्ट्रक्चर होना चाहिए। इजारम के साथ में बीन कभी नहीं आता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट, इफ यू वुड हैव, मैंने आपको बताया था कि इफ वाली क्लोज में, टाइम और कंडीशन वाली क्लोज में ना कभी विल आता है, ना वुड आता है, ना वुड हैव आता है, ठीक है ना, तो ये इनकरेक्ट है। दूसरे वाली क्लॉज में वुड हैव आ सकता है, इफ वाली क्लॉज में नहीं आता। अगर इफ वाली क्लॉज में वुड हैव आया हो और दूसरे वाली क्लॉज में भी वुड हैव आया हो और करेक्ट करना हो, तो इफ वाली क्लॉज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखना पड़ता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ती है, ठीक है ना। एक बार आप मुझे कमेंट करके बताओ कि सर हमें टेंस डिटेल में पढ़ा दो, तब लगभग 2-2.5 घंटे की एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें टेंस स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा, एक एक पॉइंट पूरा टेंस जैसे क्लास में पढ़ाते हैं वो बताऊंगा आपको, ठीक है। ही इज नॉट एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव अनलेस यू प्रोवाइडेड हिम, ही इज नॉट, इज आर एम प्रेजेंट को शो कर रहा है, और यहां अनलेस यू प्रोवाइडेड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जब बातें प्रेजेंट टाइम में शुरू की गई थी तो फिर आगे की वर्ब भी प्रेजेंट में ही रहनी चाहिए, ऐसा मैंने आपको so many टाइम्स बताया है। अगर पहले वर्ब की प्रेजेंट वाली फॉर्म हो तो आगे भी प्रेजेंट वाली फॉर्म ही होनी चाहिए, तो यहां पर प्रोवाइड आ जाएगा। सेंस आप इसकी करके देख लेना। नेक्स्ट, गिवन अ चॉइस, अगर एक चॉइस दी जाती है तो, अगर मुझे कोई अवसर दिया जाता है तो, आई विल प्रीफर वर्किंग, मैं प्रीफर करूंगा वर्क करना, मैं प्रीफर करूंगा, क्या प्रीफर का मीनिंग होता है अधिक पसंद करना, क्या पसंद करूंगा, वर्किंग काम करना। ये जो वर्किंग है ना ये ऑब्जेक्ट है किसका, इस प्रीफर करना वर्ब का, ठीक है ना। यानी कि हमारी जो आईएनजी फॉर्म है वो ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। आईएनजी वाली फॉर्म सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का फंक्शन कर सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि आईएनजी फॉर्म नाउन का फंक्शन कर सकते हैं, क्योंकि कोई नाउन ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर पाता है। गिवन अ चॉइस आई विल प्रीफर वर्किंग इन फील्ड टू वर्किंग इन ऑफिस, ये सेंटेंस करेक्ट है बेटा, नो एरर होगा आपका, ये कोई चेंज नहीं करना है। यहां पर कुछ स्टूडेंट्स कई बार, क्या किसी बुक में कई बार लिख दिया जाता है इफ आई एम गिवन अ चॉइस, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि ए पार्ट में एरर है, इफ आई एम गिवन अ चॉइस होना चाहिए। देखिए अगर आपका समझने का लेवल ठीक है तो यहां पर समझ में आ जाता है कि ये इफ आई एम गिवन एक तरह से अंडरस्टूड है। क्यों अंडरस्टूड है, वो पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। पैसिव वॉइस जब आपको पढ़ाई जाएंगी तब आपको थोड़ा क्लियर हो पाएगा। अभी आप नोट कर सकते हैं कि इस तरह से हम गिवन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज कर सकते हैं, सॉरी गिवन के साथ में इस तरह से कोई नाउन वगैरह लिखा जा सकता है। एवर सिंस का मतलब होता है तब से लेकर अब तक, एवर सिंस का मीनिंग होता है फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, ठीक है ना, तब से लेकर अब तक, ठीक है। जब हमने कहा है तब से, तो तब का मतलब है कि कोई पास्ट टाइम की बात हो रही है, और अब तक का मतलब है कि कोई बात प्रेजेंट टाइम की भी हो रही है, ठीक है ना। तो जो एक्शन पास्ट से संबंधित होगा उसको पास्ट में बनाएंगे, और जो पास्ट से लेकर अब तक से संबंधित होगा, पास्ट और प्रेजेंट जिसमें दोनों हो रहे होंगे, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। यानी कि आपको इस तरह से एक पॉइंट बताया गया था कि सिंस
के बाद पास्ट आता है और सीन्स से पहले आता है प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप नोट कर लेना, सीन्स के बाद आएगा पास्ट का टाइम और सीन्स से पहले आएगा प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कई बार क्या करते हैं, सीन्स वाली क्लॉज को स्टार्टिंग में लिख देते हैं, जैसे यहां तो सीन्स के बाद हमने क्या पढ़ रखा है, पास्ट आएगा तो पास्ट आ गया। अब सीन्स के बाद पास्ट आ गया, उसके बाद दूसरे वाली जो क्लॉज है उसमें क्या आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट। तो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नेगेटिव बनाना है, हैज हैव के साथ में नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। एवर सिंस आई जॉइंड ही हैज नॉट बीन अटेंड। देखो ही हैज नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, है ना, यहां पर क्या लिखा हुआ है, बीन लिख दिया गया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है, तो ये बीन गलत है, ही हैज नॉट अटेंडेड ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो एक्सरसाइज मैं करा रहा हूं थोड़ा जल्दी करा रहा हूं और ये बात मानते हुए पढ़ा रहा हूं कि इससे पहले वाली सारी वीडियोज आपने अच्छे से समझी हुई हैं, आपको सब कुछ समझ में आने लगा है। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताओ, भाई मुझे मालूम तो होना कि आपका लेवल क्या चल रहा है, आप मेरी वीडियो से सीख पा रहे हैं नहीं सीख पा रहे हैं। मोस्टली वो स्टूडेंट नहीं सीख पा रहे होंगे जो केवल वीडियो देख रहे हैं और नोट्स नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना भाई। अगर आपको नोट्स नहीं बनाने हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप मेरी वीडियो ना देखें, क्योंकि मैं केवल वीडियो बना इसलिए नहीं रहा हूं कि मुझे वीडियो ज्यादा शेयर करनी है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे केवल कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स को सिखाना है। केवल मेरी वीडियोज कुछ स्टूडेंट्स के लिए, जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं उनको टारगेट करके बनाई जाती हैं। और एक वीडियो बनाने में लगभग 2.5, 3, 4 घंटे तक लग जाते हैं मेरे। अगर आपको मैं इनकी इंपॉर्टेंस बताऊं, एक दिन में 2 वीडियो बनाना अपने आप में ऐसा होता है जैसे महाभारत का युद्ध लड़ने जाना, बड़ा एफर्ट करना पड़ता है। तो केवल सीरियस स्टूडेंट्स के लिए ही है, मौज मस्ती के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूं। हैड यू इंडिकेटेड, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, बाद में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ नहीं है, तो एक पॉइंट मैंने बताया था, बताइए क्या, बताइए बताइए बताइए। यस मैंने पढ़ाया था, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो दूसरे वाली क्लोज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आनी चाहिए, और यहां पर दूसरे वाली क्लोज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्यों कहा, क्योंकि बीन भी आया हुआ है, हैव के साथ में बीन प्लस थर्ड फॉर्म हो सकती है। तो सेंटेंस बिल्कुल आपका करेक्ट है, केवल ये वर्ड, इस सेंटेंस का मीनिंग आपको समझ में आए या ना आए, आपको जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो दिखाई पड़ रहा है, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरे वाली क्लोज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस सेंटेंस करेक्ट ही होगा, पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, इफ आई एम वेल प्रेजेंट में है ना, इफ आई एम वेल आई वुड, अगर इफ वाली क्लोज प्रेजेंट में है तो दूसरे वाली क्लोज में वुड नहीं आएगा, है ना। इफ वाली क्लोज में प्रेजेंट हो तो दूसरे वाली क्लोज में विल तो आ सकता है ना, कैन तो आ सकता है, मे तो आ सकता है ना, बट वुड नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट में है। आई एम एम क्या है, प्रेजेंट को शो करने वाला, और ये वुड क्या है, पास्ट को शो करने वाला, हो ही नहीं सकता, प्रेजेंट के साथ में पास्ट आ ही नहीं सकता। इसी पार्ट में एरर है, ठीक है ना, एरर दिखाई पड़ी, टिक मार्क किया, आगे के सेंटेंस पर आ गए। आई हैड सेंड, आप देख रहे हैं हैज हैव हैड के साथ में ऑलवेज मैंने बताया हुआ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, यहां पर क्या रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अरे सेंड तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, भेजना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हैज हैव हैड के साथ में, इसी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट 47, हैड यू एनकरेज्ड, बताइए आपको क्या लगता है कि आगे क्या दिखना चाहिए, आपको दिखना चाहिए आगे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अगर हैड से आपका कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है और हैड का मीनिंग वहां पर इफ की सेंस में यूज किया गया हो, हैड यू एनकरेज्ड, अगर तुमने प्रोत्साहित कर दिया होता, हिम उसको, अगर तुमने उसको प्रोत्साहित कर दिया होता, इन दिस एंडेवर इस विशेष प्रयास के लिए, स्पेलिंग एरर है, स्पेलिंग चेक ठीक कर लेना, ENDEAVOUR, इन दिस एंडेवर इस काम के लिए उसको प्रोत्साहित कर दिया होता, तो ही वुड हैव, देखिए वुड के साथ में सेकेंड फॉर्म नहीं आ सकती है, हमने पढ़ा हुआ ना, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो दूसरे वाली क्लोज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, वुड हैव यहां पर है नहीं, तो इसी पार्ट में एरर है। दूसरी बात मैं आपको यह भी बता देता हूं कि जो हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं ना, ये मॉडल है ना, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है, लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है, हैड दिया हुआ है जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो ये नहीं हो सकता। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहां जैसे ही हमने वुड के साथ में हैड देखा, चाहे हमने पहले सेंटेंस कुछ पढ़ा भी ना हो, चाहे उसका मीनिंग हमें मालूम भी ना हो, वुड के साथ में हैड पूरी जिंदगी में नहीं आ सकता। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में सेकंड थर्ड फॉर्म कभी नहीं आएगी। 48, इट वॉज नॉट क्लियर फ्रॉम द मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन वेदर इट शुड बी साइन्ड और नॉट, इट वॉज नॉट क्लियर फ्रॉम द मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन का मैनुअल होता है उससे क्लियर नहीं था कि
इसके ऊपर साइन किया जाए या ना किया जाए। सेंटेंस करेक्ट है आपका, कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट, वी आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ दिस हाउस। फॉन्ड के साथ में ऑफ आता है, ध्यान रखिएगा। फॉन्ड के साथ में ऑफ को यूज करना, ध्यान रखिएगा। फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ, है ना, मुझे शौक है, इंटरेस्ट है, पसंद है। वी आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ दिस हाउस, हमें यह मकान बहुत पसंद है। बिकॉज, क्योंकि, वी आर लिविंग इन इट, हम इसमें रह रहे हैं। कौन सा टेंस है ये? आप मुझे इस टेंस का नाम बताओ। आईएनजी फॉर्म का नाम क्या बताया था मैंने? कॉन्टिन्यूअस। इजारम कौन सा टाइम को शो करता है? प्रेजेंट। यानी कि वी आर लिविंग इन इट कौन सा टेंस हो गया? आप कहेंगे सर ये हुआ प्रेजेंट, क्योंकि इजारम प्रेजेंट को शो कर रहा है। आईएनजी फॉर्म बताता है कॉन्टिन्यूअस को। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया सर ये, ठीक है। तो हम इसमें रह रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और कब से रह रहे हैं? फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों से। ये क्या है? ये है टाइम को शो करने वाला वर्ड। यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्लस क्या आ गया? टाइम आ गया। टाइम को शो करने वाले वर्ड कौन कौन से होते हैं? कई बार फॉर और सिंस होते हैं, आप अच्छे से नोट कर लेना। और मैंने आपको क्या पढ़ाया हुआ है, नेक्स्ट स्क्रीन में दिखा रहा हूं, यहां तक कॉपी कर लेना आप। मैंने आपको बताया था कि अगर, अभी बता देता हूं आपको, कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ में टाइम आ जाए, सिंस या फॉर आ जाए, तो वो सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए। कोई स्टूडेंट पूछना चाहेगा कि सर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे लिखा जाता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा जाता है भाई जब हम हैज हैव के साथ में बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं। इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसको कहते हैं जहां परफेक्ट भी हो, हैज हैव भी हो और कॉन्टिन्यूअस हो, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी हो। इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस के साथ में, कॉन्टिन्यूअस के साथ में सिंस या फॉर होगा, टाइम होगा, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा जाना चाहिए। ऐसे एक पॉइंट और बता रहा हूं, अगर कभी इंडेफिनिट टेंस आपको दिया हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वगैरह आपको दिया हुआ हो, इंडेफिनिट टेंस के साथ में आपको टाइम दिया जाए, सिंस या फॉर दिया जाए, तब से काम चल रहा हो अब तक, ऐसी कोई सीन आ जाए, तो इंडेफिनिट टेंस को इंडेफिनिट में न लिखकर परफेक्ट टेंस में लिखा जाना चाहिए। परफेक्ट टेंस में लिखा जाना चाहिए। ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा। इसके बाद ये जो एक्सरसाइज जब हमारी फिनिश हो जाएंगी, 75 सेंटेंस हो जाएंगे, इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा एसपी बख्शी वाली बुक से, टाइम एंड टेंस की, ठीक है ना। तो लेकिन वो एक्सरसाइज आप तभी कर पाएंगे जब आप अभी तक जो भी कुछ आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से नोट हो चुका हो आपके रजिस्टर में और आपने उनको पढ़ लिया हो 2-4 बार, ठीक है। चलिए, तो इंडेफिनिट के साथ में टाइम आएगा, परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। कॉन्टिन्यूअस के साथ आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखेंगे। परफेक्ट कहते हैं हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म को, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं हैज हैव के साथ में बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म को। आगे की बात करेंगे। तो एरर मिल गई कि आपको, यहां पर आर लिविंग नहीं आएगा क्योंकि यहां पर टाइम आ गया, हैव बीन लिविंग लिखना पड़ेगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया अभी ये। नेक्स्ट, वाइल ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, जिस समय वह रोड क्रॉस कर रहा था, द थॉट हैड स्ट्रक हिम, तो उसके दिमाग में विचार आया, दैट की ही हैड फॉरगॉटन, की वह भूल गया था, टू कैरी द कीज अलोंग, अपने साथ चाबियां लाना। जब वह रोड क्रॉस कर रहा था तो उसके दिमाग में विचार आया। आप सिंपल कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं पास्ट की, पास्ट की कोई सिंपल इंफॉर्मेशन देने के लिए परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करते, इंडेफिनिट का यूज करते हैं। पास्ट की जनरल इंफॉर्मेशन देने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं, हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करते, ठीक है ना। तो यहां पर हैड को यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अगर कुछ स्टूडेंट्स को कुछ डाउट हो जाते हैं तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना, तब मैं आपको रिप्लाई दे पाऊंगा। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट को पूछना हो कि सर यहाँ भी तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, अगर आप पूछेंगे तो मैं बता पाऊंगा इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। नेक्स्ट 51, रिसेंटली न्यूज़पेपर्स, ये एस होना चाहिए था, न्यूज़पेपर्स रिपोर्टेड द डेथ्स, न्यूज़पेपर्स ने रिपोर्ट की थी डेथ्स को, या फिर द आना चाहिए, द न्यूज़पेपर, किसी एक न्यूज़पेपर की बात हो। द डेथ्स बाय ड्राउनिंग ऑफ 2 ब्रदर्स, 2 भाइयों के डूबकर मर जाने की, वेंट फॉर बाथ इन ए वेल, जो गए हुए थे फॉर ए बाथ, स्नान करने के लिए। यहां पर ए लिख लीजिएगा, टाइपिंग एरर है, इस सेंटेंस को आप ड्रॉप ही कर दीजिएगा। चलो, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स, आपको 2 बार प्रॉब्लम दिखाई पड़ गई ना, इसमें टेंशन नहीं देता हूं आपको, छोड़ दीजिएगा। 52 की बात करेंगे। एज अ बॉय ही हैज नेवर बीन टू स्कूल, बचपन में वह कभी स्कूल नहीं गया है। एंड देयरफॉर, और इसीलिए, ही हैड नो कैपेसिटी, उसमें कोई कैपेसिटी नहीं थी, योग्यता नहीं थी, टू रीड एंड राइट, लिखने पढ़ने की। यानी कि हम ये जो बात बता रहे हैं किसी के बारे में, पास्ट की बता रहे हैं, प्रेजेंट की,
पास्ट की बता रहे हैं ना, बचपन में कभी स्कूल गए नहीं तो बचपन अब है कि पास्ट में था, पास्ट में था तो पास्ट की बातें बताने के लिए हैज नहीं आ सकता है, पास्ट की बातें बताने के लिए प्रेजेंट वाली फॉर्म नहीं आती है, इस पार्ट में एरर है, पार्ट ए में, ठीक है ना। बचपन की बात कोई बताएगा तो पास्ट में बताएगा ना, सेकंड फॉर्म का यूज करते हुए। 53, बी केयरफुल सो दैट यू आर नॉट बी कॉट बाय द पुलिस, बी केयरफुल सावधान रहिए, सो दैट ताकि, अच्छा यहां एक पॉइंट बताता हूं, कंजंक्शन वाला पॉइंट है, सो दैट के पेयर में प्रेजेंट में मे और पास्ट में माइट का यूज किया जाता है, प्रेजेंट टाइम की बात हो तो मे और पास्ट की बात हो तो माइट का यूज करते हैं। इस सो दैट का हिंदी मीनिंग आप नोट कर सकते हैं, ताकि, ताकि, और इस सो दैट को हम यूज करते हैं पर्पज शो करने के लिए, सो दैट को हम यूज करते हैं क्या शो करने के लिए, पर्पज शो करने के लिए, ठीक है। देखिए एक सेंटेंस बताता हूं, वी ईट हम खाते हैं, सो दैट ताकि, वी मे लिव ताकि हम जीवित रह सके, तो खाने का उद्देश्य क्या है, जीवित रहना, तो सो दैट को हमने यूज किया है पर्पज शो करने के लिए, उसके पेयर में क्या यूज किया है, मे को यूज किया है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जीवित रहते हैं ताकि खा सकें, वो अपना अपना पर्पज है लाइफ का। चलिए तो यहां पर बी केयरफुल सो दैट के बाद में पेयर में क्या आना चाहिए था, यू मे नॉट बी कॉट, यहां पर मे आना चाहिए था, बात प्रेजेंट की है, इजारम नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस 54, आई एम वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना, वेरी गुड, विदाउट एनी ब्रेक फॉर द लास्ट 30 ईयर्स, ये क्या है, टाइम, और ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस, और आपको क्या पढ़ाया गया था कि कॉन्टिन्यूअस प्लस टाइम आ जाने पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूअस प्लस टाइम क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसको कहते हैं जब हम हैज हैव हैड के साथ में बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं, है ना, इसको ही तो बोलते हैं ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सेंटेंस क्या होगा, आई एम वर्किंग नहीं होगा, आई हैव बीन वर्किंग हो जाएगा, आई हैव बीन वर्किंग, ठीक है ना। क्वेश्चन हो तो आप मुझे ना व्हाट्सअप कर दिया करें, अगर आप मुझे क्वेश्चन करते हैं, अगर आप मुझे व्हाट्सअप करते हैं तो मैं बिल्कुल वॉइस मैसेज में आपका रिप्लाई करूंगा। व्हाट्सअप नंबर मेरा होगा 9808626365, ठीक है ना। नेक्स्ट, द साइंस टीचर टोल्ड द क्लास, साइंस टीचर ने क्लास को बताया, यानी कि बातें पास्ट की हैं। द अर्थ रिवॉल्व्ड, की पृथ्वी घूमती थी। देखिए अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में हो तो दूसरे वाली क्लॉज भी पास्ट में होनी चाहिए, है ना, तो ये ठीक होना चाहिए। लेकिन अगर दूसरे वाली क्लॉज में फैक्ट दिया जाए, सच्ची बात दी जाए, तथ्य दिया जाए, तो प्रिंसिपल क्लॉज भले ही पास्ट में हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज फिर प्रेजेंट में होती है। भाई पृथ्वी तो अभी भी घूमती है ना, ये फैक्ट है, फैक्ट को प्रेजेंट में रखना चाहिए। जो तथ्य होते हैं, जो बातें बोले जाने के समय सचमुच में ही सच हैं, अभी भी ऐसा होता है, तो इसको प्रेजेंट में लिखना चाहिए भले ही पास्ट में हो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। यानी कि पॉइंट 1 क्या होता है, अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में होती है, ठीक है, ये बात सबको मालूम हो गई। लेकिन इसके ऑपोजिट एक दूसरी बात है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज में ऐसी कोई बात कही जा रही है जो बोले जाने के समय भी सच हो, फैक्ट हो, तथ्य हो, यूनिवर्सल फैक्ट हो और साइंटिफिक फैक्ट हो, या कोई कहावत हो, इट इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द सनराइज इज इन द ईस्ट, इस तरह के सेंटेंस अगर हो तो उनको प्रेजेंट में ही रखना होगा, भले ही हमारी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में क्यों ना हो। 56, द बॉयज हैव बीन प्लेड, पैसिव वॉइस हो गई, लड़कों को खेला गया है, और लड़कों को कभी खेला नहीं जाता, लड़के खेलते हैं, इसी पार्ट में एरर है। हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बताती है कि जो सब्जेक्ट है इसको कुछ किया गया है, और लड़कों को खेलने का एक्शन नहीं किया जा सकता, सीधी सी बात यह है। देखिए एक चीज आपको बता देता हूं, आप में से कुछ स्टूडेंट समझ पाएंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे, जो समझ पाएंगे बस उन्हीं से मेरा काम चल जाएगा, जो नहीं समझ पाएंगे उनको एफर्ट करना पड़ेगा। बेटा हैज हैव के साथ में दो तरह के स्ट्रक्चर लिखे जाते हैं, एक हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक हैज हैव के साथ में बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। पहले वाला जो पॉइंट लिखा है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके आगे आप एरो मार्क करके नोट कर सकते हैं परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस, क्या कहेंगे इसको, ये है परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस। और जो दूसरे वाला पॉइंट है इसके आगे एरो मार्क करके क्या लिखेंगे, परफेक्ट टेंस इन पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का मतलब ये होता है कि जो इनका सब्जेक्ट यहां पर लिखा होगा वो एक्शन का डूअर है,
एक्टिव वॉइस का मतलब है कि जो सब्जेक्ट है वही कुछ कर रहा है, और पैसिव वॉइस का मतलब है कि जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है वह कुछ नहीं कर रहा, वो डूअर नहीं है, वो पैसिव है। पैसिव है का मतलब है वो निष्क्रिय है, वो कुछ नहीं कर रहा बल्कि उसको कुछ किया जा रहा है। अगर ऐसा सीन है तो यहां हमारा पहले वाले सेंटेंस को आप क्या कहोगे? द बॉयज हैव बीन प्लेड को एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस? भाई हैज हैव के साथ में बीन प्लस थर्ड फॉर्म आ गई पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब है कि जो सब्जेक्ट है बॉयज हैं वो कुछ नहीं कर रहे बल्कि उनको कुछ किया जा रहा है। तो इस सेंटेंस का अर्थ कुछ कुछ ऐसा निकलता है कि द बॉयज हैव बीन प्लेड मतलब लड़के नहीं खेल चुके हैं बल्कि लड़कों को खेला गया है। ऐसा कैसे हो सकता है, लड़कों को खेला गया है? क्या कभी आप ऐसे बोलते हैं मुझे खाना खा लिया गया है, तुम्हें टीवी देख लिया गया है? ऐसा नहीं होता ना भाई, ऐसा बोलते हैं मैंने खाना खाया है, तुमने टीवी देख लिया है, लड़कों ने खेल खेल लिया है, लड़के खेल रहे हैं, कुछ ऐसा होगा, लड़के एक्शन के डूअर होंगे, लड़कों को नहीं खेला जाएगा। तो करेक्ट करने का तरीका जो भी होगा वो हो जाएगा, लेकिन एरर इस पार्ट में है, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर तरीका क्यों नहीं बता रहे अभी? बेटा वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, अभी मैं नहीं बता सकता हूं। आप जो भी कुछ बताया हुआ है थोड़ा बहुत पहले उसको अच्छे से तैयार कर लो, इसके बाद टाइम एंड टेंस की वीडियो आएगी, एसपी बख्शी वाली धांसू वीडियो बनाऊंगा। अगर आप में से लगभग 25 स्टूडेंट्स ने भी मुझे कमेंट करके बोल दिया, ठीक है ना, 9808 पर आप बोल दीजिएगा, लिख दीजिएगा 2 आवर्स क्लास, ठीक है ना। अगर 20 मेरे पास में कमेंट आ गए हैं तो मैं निश्चित रूप से 2 आवर्स की क्लास बनाऊंगा। मैनी बिजनेस प्रोवाइड अ काइंड ऑफ रिटायरमेंट, अनेकों बिजनेस होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं। देखिए यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, इसका मतलब ये होता है कि हम कोई जनरल बात बता रहे हैं, प्रेजेंट टाइम की जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो प्रेजेंट टाइम से संबंधित हो। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दिखाई पड़े तो उसका मतलब आप यही समझा करो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आई ऐसे हो तो आप समझ जाओ कि प्रेजेंट टाइम में कोई सामान्य बातचीत बता रहे हैं, ठीक है ना। तो मैनी बिजनेस प्रोवाइड, बहुत सारे बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, अ काइंड ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, एक तरह का रिटायरमेंट का बेनिफिट, विच हैज पेड, जो पे कर चुका है। जब हम जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो एक्शन फिनिश कैसे हो गया? भाई हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम क्या कहते हैं? हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं परफेक्ट टेंस, और परफेक्ट टेंस को तब यूज किया जाता है जब कोई कार्य समाप्त हो गया हो। जब हम काम के समाप्त होने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केवल जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो एक्शन फिनिश नहीं हुआ, इसी पार्ट में एरर होगी, है ना। संदेह करना सीखिए, डाउट करना सीखो, इसी पार्ट में एरर है। तो विच हैज पेड नहीं होगा, ये विच इज पेड है, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे बनेगा बाद में बताया जाएगा। फिलहाल एरर किस पार्ट में वो फाइंड आउट हो गई है। कैसे पता लगाया कि अगर हम जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो एक्शन फिनिश नहीं हो सकता, और हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म एक्शन के फिनिश होने को बताता है, तो इसी पार्ट पर डाउट करते हुए आपने टिक मार्क लगाया, ठीक है। चलिए, आई टोल्ड हिम टू रेस्ट फॉर अ वाइल, मैंने उसको कहा कि वो थोड़ा सा रेस्ट कर ले। आई टोल्ड हिम पास्ट की बात है, टू रेस्ट फॉर अ वाइल थोड़ी देर तक रेस्ट करने के लिए, एज ही इज वर्किंग, जब बातें पास्ट की हैं तो इज वर्किंग कैसे हो जाएगा, है ना, तो यहां पर वॉज होना चाहिए, तो ही वॉज वर्किंग होगा। प्लस अब आगे का सेंटेंस पढ़ लेते हैं। भाई हमने पढ़ा कि बातें पास्ट की थी, टोल्ड था, टोल्ड होने के कारण यहां पर इज नहीं आएगा, वॉज आएगा। अब सेंटेंस कौन से टेंस का हो गया? पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, ही वॉज वर्किंग। अब आगे टाइम दिया हुआ है कि वर्क कब से कर रहा है? सुबह से, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस प्लस ये क्या हो गया? टाइम। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस प्लस टाइम क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि इस सेंटेंस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिखना पड़ेगा, और वो भी पास्ट के। तो पास्ट यानी कि वॉज का लिखना भी इनकरेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा हैड बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो हैड बीन वर्किंग यहां पर लिखना पड़ेगा, है ना। जिसको समझ में नहीं आया है थोड़ा सा इसको रिवर्स करके फिर से सुनकर देख लीजिएगा, एक एक शब्द जो भी बोलूंगा नोट कर लेना। नेक्स्ट, एज द एब्सेंस ऑफ गर्ल्स, एज मीन्स क्योंकि, बिकॉज, द एब्सेंस ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की एब्सेंस, लड़कियों की अनुपस्थिति, कहां से? फ्रॉम होम, घर से। वॉज अनयूजुअल, असाधारण थी, बात पास्ट की आ गई ना, इजारम प्रेजेंट को शो करता है, वॉज और पास्ट को शो करता है, इसीलिए इंक्वायरीज आर मेड, इंक्वायरीज की जाती हैं। भाई जब बातें पास्ट की हैं, भाई एक बात तो समझ में आ ही गई होगी ना कि अगर पहली वर्ब पास्ट में हो तो उसके बाद आने वाली वर्ब्स भी पास्ट में होती हैं। आप पढ़कर देख लो, ये जो इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो प्रेजेंट टाइम की दे रहे हैं कि पास्ट टाइम की। बस केवल आपको टाइम सोचना है, जिस समय आप बात कर रहे हैं, जिस समय आप सेंटेंस को पढ़ते हैं, उस टाइम को बोलते हैं रिपोर्टिंग टाइम। रिपोर्टिंग टाइम, जिस समय आप रिपोर्ट कर रहे हैं वो कौन से टाइम की इवेंट को कर रहे हो? पास्ट के टाइम के इवेंट को कर रहे हो कि प्रेजेंट के टाइम के इवेंट को कर रहे हो, ये आपको देखना होगा।
तो आप पास्ट के टाइम के इवेंट को प्रेजेंट यहां पर आप रिपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वॉज दिया हुआ है तो सारी घटनाएं पास्ट की हैं, घटनाएं सारी पास्ट की हैं, तो आर नहीं आएगा, यहां पर वर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन। इफ वाली क्लोज में विल वुड हैव कभी आता नहीं है। टाइम और कंडीशन वाली क्लोज में इफ क्या शो करती है, शर्त को। इफ है आपका शर्त, तो टाइम और कंडीशन वाली क्लोज में विल वुड हैव कभी नहीं आता, इसी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, Whenever अंकित मिस हिज मदर, पास्ट आ गया सेकंड फॉर्म। जब अंकित कभी मिस करता था अपनी मदर को, ही वुड ओपन द स्मॉल वुडन बॉक्स, ही वुड ओपन, वह खोल दिया करता था छोटे से लकड़ी के बॉक्स को, एंड वेंट थ्रू हर लेटर्स, और उसके लेटर्स को पढ़ लिया करता था। एंड के बारे में आपने क्या पढ़ा था, एंड हमेशा दो एक जैसों को जोड़ता है, यानी कि एंड से पहले वर्ब आई हुई है ओपन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो एंड के बाद भी वर्ब आनी चाहिए थी फर्स्ट फॉर्म, यहां पर दिया हुआ है सेकंड फॉर्म वेंट। एंड से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओपन आया हुआ है, तो एंड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, गो आएगा। ठीक है ना, सो मेनी टाइम्स ये मैंने पढ़ाया हुआ है। कैसे है ये जो आपका ओपन है, ये इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से गवर्न है। इस सहायक क्रिया के कारण, वुड के कारण यहां पर ओपन को यूज किया गया है, और हमने एंड का जब यूज किया तो एंड से पहले हमें दिखाई पड़ी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो एंड के इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना होगा, यानी कि ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इसका प्रभाव दोनों वर्ब पर है, ओपन पर भी है और यहां भी है। इसके प्रभाव को यहां फील करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाएगा, गो। कम एंड सिट डाउन, आओ और बैठ जाओ, फॉर ए व्हाइल, थोड़ी देर के लिए। यू आर डिगिंग, तुम खुदाई का काम कर रहे हो। कौन सा टेंस है, इजारम के साथ में आईएनजी। इजारम बताता है प्रेजेंट को, आईएनजी बताता है कॉन्टिन्यूअस को, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और कब से कर रहे हो, सिंस लंच टाइम, ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस प्लस टाइम। कॉन्टिन्यूअस प्लस टाइम क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यानी कि जो सेंटेंस है सिंपल कॉन्टिन्यूअस में नहीं होना चाहिए, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए, इसी पार्ट में एरर है। इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म लिखनी पड़ेगी, तो हैव बीन डिगिंग आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। यू मस्ट वार्न हिम सेइंग दैट, तुम्हें उसे वार्न कर देना चाहिए यह कहते हुए कि, बात प्रेजेंट में है। यू विल बीट हिम, कि तुम उसको पीटोगे, इफ ही इज टॉकिंग अगेंस्ट यू अगेन, अगर वह फिर से बात कर रहा है तुम्हारे विरुद्ध। देखिए एक बात ध्यान में आती है, मेन क्लोज है यू विल बीट हिम, तुम उसको पीटोगे, कब, अगर वह बात करता है तुम्हारे विरुद्ध। मेन क्लोज में फ्यूचर आने पर इफ वाली क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, तो इफ ही टॉक्स लिखना पड़ेगा। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट को ये ध्यान नहीं आया तो मैं दोबारा से इस तरह से बता देता हूं। देखिए मैंने कंडीशनल सेंटेंस लिखाने के 3 तरीके बताए थे। इफ वाली क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और दूसरे वाली क्लोज में विल या शैल या मे, ठीक है ना, या कैन, कुछ भी आ सकता है। ये स्ट्रक्चर नंबर 1 था। एक मैंने स्ट्रक्चर नंबर 2 पढ़ाया था, इफ वाली क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म और दूसरे वाली क्लोज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर मैंने एक थर्ड स्ट्रक्चर पढ़ाया था, इफ वाली क्लोज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म और दूसरे वाली क्लोज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, इस तरह से मैंने 3 स्ट्रक्चर आपको पढ़ाए थे। आप जिसने पहले नोट नहीं किए होंगे वो अभी नोट कर सकता है, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर देना और नोट कर लेना। फर्स्ट वाली क्लॉज को हम यूज करते हैं, फर्स्ट वाले इफ वाले स्ट्रक्चर को हम यूज करते हैं प्रेजेंट की जनरल इंफॉर्मेशन देने के लिए, सामान्य शर्त बताने के लिए। सेकेंड वाले स्ट्रक्चर को हम यूज करते हैं प्रेजेंट की अनरियल कंडीशन बताने के लिए, प्रेजेंट की ऐसी शर्त बताने के लिए जिसके पूरे होने की कोई संभावना न हो। ठीक है ना, जैसे इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड हेल्प यू। और थर्ड वाली कंडीशन को हम यूज करते हैं पास्ट की ऐसी शर्त बताने के लिए जिसके पूरा होने की संभावना थी या पूरी हो सकती थी लेकिन हो ना पाई। जैसे इफ यू हैड कम टू मी, अगर आप मेरे पास आ गए होते, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई। आई वुड हैव हेल्प्ड यू, तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी होती। इसका मतलब ना तुम मेरे पास आए ना मैंने तुम्हारी मदद की। आप चाहो तो इस सेंटेंस को नोट कर लेना, इफ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू। ठीक है, चलिए तो यहां पर जनरल क्लोज में विल या शैल दिया हुआ है, तो इफ वाली क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होना चाहिए, इसीलिए इस पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, आई हैव वर्कड एज मच एज आई कैन, मैंने उतना काम कर लिया है जितना मैं कर सकता हूं। एंड नाउ, ये नाउ है, आप इसको करेक्ट कर लें,
एंड नाउ लेट मी टेक रेस्ट, और अब मुझे आराम करने दो। मैंने उतना काम कर लिया है जितना मैं कर सकता हूं, जितना मुझसे हो सकता था, जितना हो सकता था उतना मैंने कर लिया है। एज आई कुड, है ना, जितना मैं कर सकता था, जितनी मेरे अंदर क्षमता थी उतना मैंने काम कर लिया है। ठीक है, अब और क्षमता बची नहीं है, अब नहीं कर सकता हूं, इसका मतलब यह है। इसलिए जितना कर सकता था उतना कर लिया है, अब करने की क्षमता ही नहीं बची। नेक्स्ट, आई एम श्योर अबाउट इट, नोबडी इज लिविंग इन दैट हाउस। नोबडी इज लिविंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और इन दैट हाउस उस मकान में कब से, फॉर 100 ईयर्स। ये फॉर 100 ईयर्स क्या हो गया, टाइम, और इससे पहले क्या दिया हुआ है, कॉन्टिन्यूअस। टाइम प्लस कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो एरर हो गई यहां पर, क्या लिखेंगे, नोबडी हैज बीन लिविंग लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, हैज बीन लिविंग लिखना पड़ेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया हुआ था, प्लस टाइम दिया हुआ था, सिंस या फॉर दिया हुआ था। कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ में सिंस या फॉर आने पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को यूज करते हैं। क्लाउड्स होल्ड वाटर, जनरल इंफॉर्मेशन है, बादल पानी को थामते हैं। दैट इवोपरेट्स, जो वाष्पीकृत हो जाता है। फ्रॉम द लैंड, पृथ्वी से, जमीन से। ये स्पेलिंग ठीक कर लेना, LAND है। और द सी, जमीन से या सी से जो वाष्पीकृत हो जाता है उस पानी को, है ना, थामते हैं बादल। लेटर, और बाद में, द वाटर इन क्लाउड्स, जो वाटर होता है बादलों में, रिटर्न, लौट जाता था कि लौट आता है, लौट आता है ना। जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप जब भी जनरल इंफॉर्मेशन देते हो, जब भी कोई ऐसा एक्शन बताते हो जो बोले जाने के समय भी होता हो, उसको बताने के लिए कभी वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट वाली फॉर्म को यूज नहीं करते हैं। नोट कर लेना इन पॉइंट्स को बेटा। तो यहां पर रिटर्न्स आएगा, अभी भी लौट आता है। जो बातें बोले जाने के समय भी होती हों उनको पास्ट में नहीं प्रेजेंट में लिखना चाहिए। योर सिस्टर हैज फोन टू से, आपकी सिस्टर ने फोन किया है, टू से कहने के लिए कि शी विल बी एट होम, कि वह घर आ जाएगी, एज लेट एज शी वॉज। यहां जब सारी बातें प्रेजेंट की हैं, है ना, तो अभी हाल फिलहाल में कुछ होने वाला है, तो वह जा रही थी, नहीं जा रही है, उसकी प्लानिंग बता रहे हैं, ये भी प्रेजेंट में आना चाहिए। नेक्स्ट, विल द बैंक लोन मनी, क्या बैंक मनी को लोन करेगा। इफ आई शैल, इफ वाली क्लोज में विल शैल आता नहीं है। इफ वाली क्लोज में, कंडीशन वाली क्लोज में विल शैल वुड हैव कभी नहीं आता है। इट इज टाइम वी डिड, देखिए इट इज टाइम के साथ में ऑलवेज वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, ध्यान रखना। इट इज टाइम के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, और यहां पर किया भी गया है, वी डिड, तो ये ठीक है। इट इज टाइम, उचित समय है कि वी डिड समथिंग, हम कुछ करें, टू स्टॉप रोड एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए। 70, द सहगल्स, सहगल परिवार की बात है, एस कैपिटल लिखेंगे। द सहगल्स आर लिविंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इन दिस कॉलोनी, इस कॉलोनी में। फॉर मैनी ईयर्स, ये क्या है, टाइम है। कॉन्टिन्यूअस प्लस टाइम, तो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस प्लस टाइम क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, हैव बीन लिविंग लिखना पड़ेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, हैव बीन लिविंग। 71, देयर वॉज नथिंग ही वुड नॉट डू, ऐसा कुछ नहीं था जो वह नहीं करता। इफ ओनली ही शुड मेक प्रॉफिट, अगर केवल उसको प्रॉफिट कमाना होता। तो इफ वाली क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है ना, विल हो सकता है, सॉरी इफ वाली क्लोज में विल नहीं हो सकता है। इफ वाली क्लोज में होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे वाली क्लोज में विल शैल हो सकता है, कैन कुड हो सकता है, मे माइट हो सकता है। इफ ओनली ही शुड मेक प्रॉफिट का यहां पर कोई सेंस नहीं आ रहा है, तो इसमें से इसको करेक्ट करने का तरीका हो सकता है, शुड ही मेक प्रॉफिट केवल इतना होता, या इफ ओनली ही वांटेड टू मेक प्रॉफिट, कुछ ऐसा यहां पर आ जाता है ना। यहां पर इफ ओनली और ही शुड की यहां पर कोई सेंस नहीं बनती है। नेक्स्ट, शंकर वॉज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ कोऑर्डिनेशन येस्टरडे, कल की बात है, यानी कि तो शंकर को काम सौंपा गया था कोऑर्डिनेशन का, येस्टरडे प्रोग्राम को। बट ड्यू टू सर्टेन डिफिकल्टीज, लेकिन कुछ डिफिकल्टीज के कारण, ही डज नॉट, देखो जब बातें येस्टरडे की हैं, कल की हैं, तो वहां पर डज नहीं आना चाहिए, तो प्रेजेंट की फॉर्म है, तो यहां पर डिड का यूज करना चाहिए, क्योंकि बातें पास्ट की हो रखी हैं, येस्टरडे आया हुआ है। 73, वॉट यू विल थिंक इफ स्कूल बॉयज मेक फन ऑफ यू, आप क्या सोचोगे अगर स्कूल के लड़के आपका मजाक उड़ाएं। ठीक है ना, तो ये करेक्ट है आपका सेंटेंस, इसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। वॉट यू विल थिंक, मेन क्लोज में फ्यूचर आ गया, इफ वाली क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया। इफ वाली क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो दूसरे वाली क्लोज में विल या शैल का प्रयोग करना बिल्कुल करेक्ट होता है। अभी तीन स्ट्रक्चर लिखाए थे ना
कंडीशनल सेंटेंस के, तो ये पहला स्ट्रक्चर था आपका। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब कभी भी आवश्यकता होती थी। रिक्वायर्ड को देखकर मालूम होता है बातें पास्ट की हैं। तो निखिल ओब्टेन कर लेता है कि ओब्टेन कर लेता था, बातें पास्ट की हैं, ओब्टेन्ड आएगा क्योंकि बात पास्ट में हो रही थी, एक्शन पास्ट का बताना चाह रहे हैं। 75 वॉट यू विल थिंक, आप क्या सोचोगे। इफ स्कूल बॉयज मेक फन ऑफ यू, अगर स्कूल के लड़के आपका मजाक उड़ाएं। देखो यहां पर क्या हो रखा है, बाद में क्वेश्चन मार्क है ना, इस सेंटेंस में बाद में क्वेश्चन मार्क है। अगर बाद में क्वेश्चन मार्क है तो ये सेंटेंस कैसा हुआ, इंटेरोगेटिव। अब अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद में वर्ब लिखनी पड़ेगी। वॉट यू विल थिंक, ऐसे इसको करना पड़ेगा, वॉट यू विल थिंक, क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क होने पर क्वेश्चन वर्ड के बाद में वर्ब आती है। ठीक है, समझ में आया। एक बार पहले वाला सेंटेंस और चेक कर लेते हैं, कहीं उसको जल्दी में गलती तो नहीं करा दिया मैंने आपको। वॉट यू विल थिंक, देखिए ये एरर 73 में भी हो रखी है ना, यहां भी क्वेश्चन मार्क है ना, तो ये विल पहले आएगा। वॉट विल यू थिंक, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड के बाद में वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो यहां भी आपके सेकंड पार्ट में एरर होगी। तो 75 सेंटेंस हो गए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, कुछ चीजें जो है ना, कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है कुछ क्वेश्चंस पूछने हो, कुछ क्वेरीज हो, ज्यादा मजा ना भी आया हो। देखिए किसी भी चैप्टर में ना ज्यादा इंटरेस्ट तब आ पाता है जब उस चैप्टर के बारे में आपको बहुत कुछ मालूम हो। तो इस चैप्टर के बारे में आपको डिटेल में जानने के लिए एक वीडियो देखनी पड़ेगी, जो मुझे आपके लिए 2-2.5 घंटे की वीडियो बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, अगर आप मुझे रिप्लाई कर देंगे, कमेंट करके मुझे कहेंगे कि सर 2-2.5 घंटे की वीडियो के लिए हम तैयार हैं, 20-25 कमेंट आपने मुझे कर दिए, 9808 वाले नंबर पर आप कर दीजिएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल पर हमारा ग्रुप है इंग्लिश विद अश्वनी सर, डिस्कशन ग्रुप करके आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, ज्वाइन करके आप उसको भी, वहां भी आप अपना कमेंट मुझे बता सकते हैं। ठीक है ना, और अगर वीडियोज आपको अच्छी लग रही हो तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कुछ ही दिनों में भारत के सभी मोबाइल में, है ना, 130 करोड़ में से 30 करोड़ मोबाइल में तो पहुंच जाना चाहिए ना। 30 करोड़ मोबाइल का टारगेट मेरा नहीं, आपका होना चाहिए, क्योंकि मैं केवल आपको सिखा रहा हूं, और मेरी जो पावर होती है, टीचर की जो पावर होती है, वो उनके स्टूडेंट्स होते हैं।